क्लास आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। मीन्स हम इसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है, उसके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है एंड वो लॉज को कैसे फॉर्म करते हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पार्लियामेंट को जानने से पहले मैं समझ रही कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, जो कि पार्लियामेंट करते हैं, जो प्रेसिडेंट के अंडर आता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कि कोई भी कानून को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे उनसे मनवाया जाए। और जुडिशरी का काम होता है कि कोई भी लॉ जो इम्प्लीमेंट करा गया किसी पर्टिकुलर एरिया में या पूरे स्टेट में, तो वो ठीक से माना जा रहा है नहीं माना जा रहा, मीन्स रूल्स को फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, कोई उसके साथ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई छिड़खानी या कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। अब इसके साथ ही हम समझते हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है। तो पार्लियामेंट में बी अंडरस्टैंड एज द लॉ मेकिंग बॉडी इन अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ऐसी पार्लियामेंट एक ऐसा संस्थान बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जो क्या करती है, लॉ बनाती है एक डेमोक्रेसी स्टेट में। इट इज अ सुप्रीम सोवरेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की सुप्रीम सोवरेन लेजिस्लेटिव है, मतलब सबसे बड़ी एक हेड है। फिर अब हम आते हैं यूनियन पार्लियामेंट में। इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है, लोकसभा होता है लोअर हाउस। कैसे याद कर सकते हो आप, L फॉर लोकसभा, L फॉर लोअर हाउस एंड राज्यसभा होगी अपर हाउस। जो राज्यसभा होती है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, मतलब स्टेट्स के मेंबर्स इसमें इलेक्टेड होते हैं। और जो लोकसभा होती है उसमें हाउस ऑफ द पीपल आते हैं। पीपल मीन्स जो हम लोगों ने चुने हैं, लाइक आपके MLAs। जो आपका प्रेसिडेंट होता है ना तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ना तो वो लोअर हाउस का ना वो अपर हाउस का। वो खुद एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट है, मतलब पार्लियामेंट का सबसे अलग पार्ट है, जो किसी में भी उसमें किसी का भी मेंबर नहीं होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव अ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसके 1 से ज्यादा लेवल्स होते हैं। तो है ना, हमारे इंडिया में 3 लेवल्स है, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसकी वजह से हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से लॉज पे कंट्रोल कर पाते हैं, स्टेट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं कि जो लॉज हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन पे ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा इंडिया जो है एक फेडरल सिस्टम के अंडर आता है। इस सिस्टम में हमारे पास 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो लोकसभा है दैट इज लोअर हाउस विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर पीपल, जो सारे लोगों को देखता है। एंड राज्यसभा इज देयर अनदर हाउस विच रिप्रेजेंट्स 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है प्रेजेंट में एंड 9 यहाँ पे मिस्टेक है, 9 को 8 कर लीजिएगा। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को भी 1 कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपके जो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो राज्यसभा के अंडर आते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ दीज हाउसेज इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट अंडर द फेडरलिज्म। इन दोनों जो आपका सिस्टम है इनका बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा होना, ये सारा का सारा फेडरल सिस्टम के अंडर आता है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा कैसे हाउस है, अपर हाउस है। उसके चेयरमैन कौन है, तो जगदीप धनखड़ उनके चेयरमैन है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितने इसमें पर्सन इलेक्ट किए जा सकते हैं। तो टोटल 250 लोग होते हैं, जिसमें से 238 जो वो इलेक्टेड होते हैं एंड 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। टेन्योर मतलब कितने का इसका टाइम है, तो परमानेंट हाउस है ये एक, जिसमें 1/3 मेंबर जो रिटायर होते हैं हर 2 साल में, मतलब हर 2 साल में नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और जो इनकी एज हो चुकी है उनको, या जिनका टाइम पूरा हो चुका है, उन टेन्योर खत्म हो चुका है, उनको हम रिटायर कर देते हैं। फिर आते हैं राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इनको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इनका कॉम्पोजिशन कैसा है, तो इसमें जो फिक्स नंबर है मेंबर्स के दैट इज 250 मेंबर्स। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द मेंबर। पहला है इलेक्टेड मेंबर एंड दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड में आपके 238 मेंबर्स जो वो इलेक्ट करे जाते हैं, हु रिप्रेजेंट द स्टेट, जो किस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को एंड द NCT ऑफ दिल्ली। NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और कुछ स्टेट्स जैसे कि आपके हो गए गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ओनली 1 मेंबर टू ईच टू राज्यसभा, मतलब यहाँ से सिर्फ एक मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। फिर दूसरा है आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड आपके कितने थे, 12 मेंबर्स थे। दीज आर एमिनेंट पर्सन
एमिनेंट मीन्स होता है हाई रैंक्ड पर्सन, जिनकी रैंक काफी ज्यादा हाई है। तो दीज आर एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर साइंस। कहाँ से होते हैं? लिटरेचर मीन्स आपका वही स्टडीज का होता है, टीचिंग, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। यहाँ से जो भी हाईली रैंक्ड पर्सन होते हैं उनको इलेक्ट करा जाता है। दे आर नॉमिनेटेड फॉर 6 years। इनका जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है, विद अ प्रोविजन दैट 1/3 of 4 out of 12, मतलब जो हर 2 साल में उस 12 में से 4 जो लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं। एक्चुअली दीज नॉमिनेशंस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है ये किसकी एडवाइस पे करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ये नॉमिनेशंस करते हैं। फिर आपका आता है इलेक्शंस टू द राज्यसभा। तो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा में जितने मेंबर्स इलेक्ट करे जाते हैं सारे के सारे लोअर हाउस से इलेक्ट करे जाते हैं, ऑफ दैट स्टेट बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोट सिस्टम के थ्रू। सिंपल आपको समझना है कि जो राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं, इलेक्ट करे जाते हैं, वो लोकसभा से लाए जाते हैं। किस प्रोसेस से? वोटिंग सिस्टम के थ्रू लाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा क्या आपका लोअर हाउस है, ये हाउस ऑफ द पीपल है। इसके जो स्पीकर है या हेड आप बोल लो वो ओम बिरला है फिलहाल प्रेजेंट में। और इनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 है, जिसमें से 550 जो होते हैं 550 दोज आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड। और इनका जो टेन्योर होता है ये कितने का होता है? तो ये आपका 5 साल का होता है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं और द लोअर हाउस भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन। ये सारे के सारे मतलब जो 90% लोग हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट कर जाते हैं? तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। इट इज मोर पावरफुल ऑफ द 2 हाउसेज। ये दोनों हाउसेज में से लोकसभा राज्यसभा में से जो आपका लोकसभा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओवर रूल द राज्यसभा इन सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर्स में राज्यसभा के ऊपर भी रूल करता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552 एज envisaged in the constitution of India। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा है दैट आर 552। इट हैज अ टर्म ऑफ 5 years। कितने साल का इनका टेन्योर होता है? 5 साल का होता है। बट इट मे बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है इसको कभी भी हटा सकता है, मतलब बढ़ा सकता है या कम कर सकता है बाय नो पार्टी गेटिंग मेजोरिटी। अगर ज्यादा नहीं मेजोरिटी आती तो इनके हम जो मेंबर्स हैं उनको कम भी कर सकते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना मतलब कौन कौन मेंबरशिप बन सकता है? तो पहला क्या है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा उसकी एज 25 प्लस होनी चाहिए, 25 से कम नहीं। अप टू 530 मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। 530 मेंबर्स जो वो स्टेट से इलेक्ट करे जाते हैं। 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से लाए जाते हैं। एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स को ही नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने थ्रू चुन सकते हैं। एज ऑफ नाउ द लोकसभा हैज 545। अभी जो कितने मेंबर्स है? 545 मेंबर्स हैं। 530 जो है वो स्टेट से लाए गए हैं, 13 मेंबर्स यूटी से लाए गए हैं एंड 2 आर नॉमिनेटेड हु आर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब होता है जो इंडिया के नहीं है कंप्लीटली, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के रहे होंगे, इस तरीके से वो एंग्लो इंडियन कहे गए हैं। सम सीट्स आर रिजर्व। और जो कुछ सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपके रिजर्व्ड होती हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया आपके लेजिस्लेचर्स के बारे में। लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट होती हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें से लोकसभा लोअर हाउस है एंड राज्यसभा अपर हाउस है, जिसको रूल कौन करता है? प्रेजेंट करता है। अब इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव्स पे। तो एग्जीक्यूटिव्स क्या है? It is the prime minister and his council which take all the economic and political decisions, but these are to be passed by parliament। ये सारे के सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, पर कहाँ से लेते हैं? जो पार्लियामेंट से आए हैं। जैसे कि पहले बताया गया था पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना एंड एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो सेम ये काम करते हैं किसके अंडर? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। एंड आपके जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ही इज नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या इनका मेन आपका फंक्शन है? पहला द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव हैंडल्स द मोस्ट डे टू डे वर्क। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो मतलब सारे डे टू डे वर्क को हैंडल करते हैं। इसमें जो इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव वो किस किस से मतलब किन किन का मिक्स है, कौन कौन से मेंबर्स है इसमें मेन? तो वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर उनको हेड कर रहे हैं। पहले हम आते हैं टू सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है एंड काउंसिल्स को? फॉर्मली द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू The president is expected to invite the person to be prime minister who has been elected the leader of the parliamentary party that commands an absolute majority in the Lok Sabha।
जो प्रेसिडेंट है उसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर वहां से इलेक्ट होकर आए हैं, मतलब जो लोकसभा ने इलेक्ट करे हैं, मेजोरिटी में आते हैं, जो कि पूरी पार्टी को कमांड कर सके, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज द मेजोरिटी, लेकिन कोई भी अगर पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो प्रेसिडेंट हैज सम डिस्क्रिशंस, प्रेसिडेंट पे कुछ डिस्क्रिशंस होते हैं। He or she may invite the leader of a combination of parties constituting the majority। अगर मान लो दो पार्टीज जो है वो इक्वलिटी में आई है, मेजोरिटी में आई है, तो वहां से जो उनका मतलब दोनों की सहमति से जो भी एक मेंबर जो हेड करेगा उसको लोकसभा मानते हैं, और उसको लोकसभा का लीडर माना जाता है। सिंगल पार्टी द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है लोकसभा की, वो लीडर कहलाता है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। तो फिलहाल हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है दैट इज हु इज नरेंद्र मोदी। इनका पोजीशन क्या है, तो ये हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनका जो टेन्योर है, मतलब इनका भी जो काम होता है वो 5 साल तक होता है। एंड दैट ही शुड एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, और इनको एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी मतलब इनके पास सारा पावर होता है कि कैसे किसी रूल को इम्प्लीमेंट कराना है, कैसे सारा इकोनॉमिक जो काम है उसको हैंडल करना है। इसके बाद आते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज इन प्रैक्टिस द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन माना जाता है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज टेक्निकली आउट रैंक बाय द हेड ऑफ स्टेट। ये हेड ऑफ स्टेट के आउट रैंक में आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। But as a typical in most parliamentary democracies, because the head of state's duties are largely ceremonial, the prime minister is head of the government and has effective responsibilities for executive power। इस पूरे में यही बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट का आउट रैंक्ड होता है। इट इज टिपिकली मोस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, ये आपके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये गवर्नमेंट को हेड करता है, और काफी ज्यादा इसके पास मतलब इफेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और एग्जीक्यूटिव पावर भी है इसके पास। फिर आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, ये क्या करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, हु आर फॉर्मली अपॉइंटेड, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनमें से ही सिलेक्ट करते हैं। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स एंड ही कैन ड्रॉप एनी मिनिस्टर। ये मिनिस्टर को चुनने की भी शक्ति रखते हैं, और उनको किसी भी मिनिस्टर को ये हटा सकते हैं उनके पोजीशन से। द प्राइम मिनिस्टर प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ये क्या करते हैं, तो मीटिंग्स को भी रखते हैं। ही डिसाइड्स द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड सॉल्व इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और बीच बीच में जो लड़ाइयां होती रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं इंटर डिपार्टमेंट में, उनको भी सॉल्व करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेयरपर्सन, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड आपके प्रेसिडेंट नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी। विच इज अ की बॉडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नीति आयोग जो भी प्लान करता है उसका की बॉडी है, मीन्स इनके बिना कुछ नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक अपॉइंटमेंट। जैसे जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पर उनमें जो सजेशंस देने का काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, कॉम्प्ट्रोलर को, ऑडिटर जनरल को, इन सबको इलेक्ट करने के जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। किसकी एडवाइस में, तो प्रेसिडेंट के एडवाइस में, सॉरी ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इन सबको चुनने में। ही ऑल्सो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द समोनिंग, समन मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एंड प्रोरोगिंग में अवॉइड करना ऑफ द पार्लियामेंट डिसॉल्विंग लोकसभा एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो लोकसभा कुछ भी फैसला लेती है तो उस टाइम पे किसको एक्सेप्ट करना, किस डिसीजंस को, और किसको अवॉइड करना है, प्राइम मिनिस्टर उसको भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ही इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ये कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का एक लिंक है। सेकंड काम क्या है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म मतलब बताना गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे पहला क्या है, क्वेश्चन आर होता है हमारे लोकसभा में, जिसमें क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करी जाती है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है पार्लियामेंट के बीच में। क्वेश्चन आर इन लोकसभा में, जनरल द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग लोकसभा इज डिवोटेड टू क्वेश्चंस एंड दैट आवर इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। तो जब भी लोकसभा की मीटिंग रखी जाती है तो उस टाइम पे जो फर्स्ट आवर होता है उसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको सॉल्यूशन उसके निकाले जाते हैं, उस टाइम को हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इट इज अ टाइम अलॉटेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस टू आस्क क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जो पब्लिक होते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। दीज क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस। ये क्वेश्चंस जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस को बताए जाते हैं, जो अभी कौन है, ओम बिरला है।
It is during the question hour that the members can ask question on every aspects. क्वेश्चन आवर के दौरान जो मेंबर्स हैं वो किसी भी क्वेश्चन आवर को मतलब कोई से भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज के थ्रू की जो भी सिटीजन को प्रॉब्लम आ रही है क्या क्या है वो सभी पूछ सकते हैं. इन अदर वर्ड्स इट इज ऑब्टेन टू इन्फॉर्मेशन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और अ वेंटिलेट द ग्रीवेंस. मतलब जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसके थ्रू जो भी लोगों को शिकायत है उसके थ्रू क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं. सेकेंड है एवरी मिनिस्टर नीड टू रिप्लाई टू द हाउस रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ द कमीशन ऑफ एंड कमीशन. इट कीप्स द मिनिस्टर्स ऑन देयर टोज. कहने का मतलब है मिनिस्टर्स को अपने कदमों पे रखते हैं और साथ के साथ मिनिस्टर्स को, सारे मिनिस्टर्स को ये जरूरी है कि वो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे, उनके रिगार्डिंग एक्ट करें. थर्ड है थ्रू द क्वेश्चन आवर द गवर्नमेंट इज एबल टू क्विकली फील द पल्स ऑफ द नेशन एंड अडॉप्ट दिस पॉलिसी एंड एक्शंस अकॉर्डिंगली. इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस एंड स्लैकनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इस क्वेश्चन आवर के दौरान जो गवर्नमेंट होती है वो जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम को अडॉप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है और साथ के साथ जितना भी इनजस्टिस हो रहा है या जो भी कमी है गवर्नमेंट के थ्रू उसके थ्रू प्रोटेक्शन लाती है पब्लिक के लिए. फोर्थ पार्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में The Council of Ministers are elected by Prime Minister. This remains in office as long as it enjoys the confidence of the Lok Sabha. जब तक लोकसभा कॉन्फिडेंस में तब तक ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये रहते हैं वहां पे. If the Lok Sabha express a lack of confidence of the council ministers, the government is constitutionally bound to resign. जब भी मतलब लोगों को वहां के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको लगता है कि जो लोकसभा है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम दिखा रही है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको फोर्स करती है रिजाइन करने के लिए. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड बाय द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन के थ्रू कोई भी कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जैसे होता है ना कि लोगों को दबाव में डाल देते कि तुम लो कॉन्फिडेंस फील करो, जैसे बुली करना होता है उस टाइप का, तो वो नहीं कर सकती ऑपोजिशन. द राज्यसभा इज नॉट एम्पावर टू एंटरटेन द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस को मतलब लागू करेगी जो आपका लोकसभा है वो कॉन्फिडेंस कम फील करे. फिर लॉ मेकिंग एंड अमेंडमेंट. तो लॉ मेकिंग वही कानून का बनाना. अमेंडमेंट मतलब हिंदी में होता है संशोधन. संशोधन का मतलब वो जैसे आपने कोई लॉ बना लिया, अगर उसमें कोई करेक्शन है तो उसको ठीक करके दूसरा लॉ उसमें डालना, या फिर अगर कोई लॉ मिसिंग है तो उसको वापस से एडिट करना. एडिटिंग ओमिशन जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है सेम अगर लॉज में करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो अमेंडमेंट कहलाती है. तो लॉ मेकिंग एंड अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉज इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का यही काम है कि नए लॉज को बनाना या अमेंडमेंट्स को लागू करना. मीन्स अगर कोई आपका नया लॉ लागू करना है या लॉ को करेक्ट करना है तो ये सारा काम आपका पार्लियामेंट का होता है. टू मेक अ न्यू लॉ और अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ पार्लियामेंट नीड टू फॉलो प्रोसीजर. उसको नीचे दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा ये सब करने के लिए. तो पहला है लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर बॉट बिफोर द हाउस इन द फॉर्म ऑफ बिल. एक बिल तैयार करा जाता है जो लेजिस्लेचर्स को दिया जाता है उनके प्रपोजल के लिए. सेकेंड है बिल इज डिस्कस. उस बिल को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है. थर्ड है ईच बिल नीड्स टू बी पास बाय मेजोरिटी. जो बिल्स हैं वो मेजोरिटी में पास होनी चाहिए तभी जाके आगे भेजे जाएंगे, अदरवाइज नहीं. आफ्टर द बिल इज पास बाय वन हाउस. अगर एक हाउस उस बिल को पास कर देती है देन वो अदर हाउस को भेजा जाता है कि वो अप्रूवल करे. मीन्स मान लो पहले लोकसभा को दे दी गई, अगर वहां से वो अप्रूव्ड हो जाता है मेजोरिटी में तो वो राज्यसभा को दी जाएगी. अ बिल बिकम एन एक्ट आफ्टर इट्स साइंड बाय द प्रेसिडेंट. एक बिल जो है वो एक्ट में तब आता है जो प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है. हु इज द हेड ऑफ द स्टेट. जो स्टेट मीन्स आपका पूरा इंडिया का हेड होता है. फिर है हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ. एक बिल जो है वो कैसे लॉ बनता है. तो अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस एक्सेप्ट मनी बिल्स विच मस्ट बी प्रेजेंट ओनली इन द लोकसभा. मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में प्रेजेंट करा जाता है. तो यहाँ पे बोलेगा बिल में भी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस. जो बिल है मनी बिल के अलावा जो भी बिल है, बिल मतलब जो भी आपके लॉज के अमेंडमेंट्स हैं या नए लॉज लाना, वो किसी भी हाउस में हम पहले भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है. फिर क्या होता है, पहले रीडिंग होती है. द एम ऑफ द पर्पस ऑफ द बिल डिस्कस, कि उस बिल में क्या बोला गया है वो डिस्कस किया जाता है. देन सेकंड रीडिंग होती है, उसमें बोला जाता है द बिल इज एग्जामाइंड केयरफुली, बिल को ठीक से पढ़ा जाता है. बाय क्लॉज एंड क्लॉज, मतलब लाइन वाइज पूरा एक लाइन रीडिंग करी जाएगी, उसमें देखेंगे. थर्ड है रीडिंग. थर्ड रीडिंग में आफ्टर ब्रीफ डिस्कशन बिल इज वोटेड, जब पूरा डिस्कस हो जाता है उसके बाद बिल पे वोटिंग करी जाती है. द इफ इट इज पास एंड सेंट टू द अदर, अगर वो पास होता है देन उसको अदर हाउस में भेजते हैं, आइदर लोकसभा और राज्यसभा. यहाँ पे इफ द हाउस अप्रूव द बिल इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट. अगर दोनों हाउसेज ही अप्रूव कर देते हैं तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है उस बिल पे, मतलब वो भी अप्रूव दे देता है, तो जाके कोई भी बिल जो है. अब इसके बाद आता है अपोजिंग अनपॉपुलर लॉज. जो अनपॉपुलर लॉज होते हैं मतलब ऐसे लॉज जो लोगों में ज्यादा फेमस नहीं है या लोग उसको मानना नहीं चाहते, उसको अपोज करना. तो यहाँ पे आपको बोला गया है वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ पार्लियामेंट. तो वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग लॉ. जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है थ्रू ऑफ
All the laws are passed in the parliament. There are situations where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे लॉज बनाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉज होते हैं वो अनपॉपुलर होते हैं. समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. कुछ लॉज जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड होते हैं, लीगल भी होते हैं, बट फिर भी जो वो लोगों में अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल होते हैं. मीन्स ना वो लोग इतना जानते हैं उस लॉ के बारे में, ना उस लॉ को मानते हैं. दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल. वो लोग सोचते हैं कि जो लॉ बनाया गया है वो उनके लिए अनफेयर है, गलत है और काफी ज्यादा हार्मफुल है उनके लिए. Hence, people might criticize the law. जो लोग हैं वो लॉ को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है. होल्ड पीसफुली पब्लिक मीटिंग्स करते हैं. राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर में लिखते हैं उनके बारे में. रिपोर्ट टू द टीवी न्यूज चैनल्स को बताते हैं उन लॉज के बारे में. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अपोजिशन कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल बाय अपोजिंग द बिल पार्लियामेंट. तो ऐसा होता है कि जब लॉ जो पब्लिक है वो लॉ के किसी लॉ के खिलाफ हो जाते हैं, तो जो अपोजिंग पार्टी होती है, रूलिंग अपोजिंग पार्टी, तो वो फायदे में आ जाती है. वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ और मतलब उनके खिलाफ मजबूत फायदे उठाएं. तो ये सारा उनके लिए फायदेमंद होता है. तो आगे है, यू माइट हैव हर्ड अपोजिशन वॉकिंग आउट ऑफ द पार्लियामेंट और होल्डिंग रैलीज. तो जो अपोजिंग पार्टीज होती है कभी कभी वो पार्लियामेंट के सामने आकर रैलीज लगाती हैं. In a democracy like ours, citizens and express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. तो उस केस में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, कि मतलब जो भी उनके लॉज है पार्लियामेंट के खिलाफ जो अनविलिंग है, मतलब जो उनको पसंद नहीं है, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. When a large number of people begin to feel the wrong law has been passed, then there is a pressure on parliament to change this. जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, रैलीज निकालते हैं और उस पर प्रेशर डालते हैं कि हमें लॉ बिल्कुल ही पसंद नहीं है, गलत लॉ पास हो गया है, तो पार्लियामेंट पे प्रेशर आ जाता है और उसको वो चेंज करना पड़ता है. पीपल हैव अनदर ऑप्शन. पीपल पर दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, अप्रोचिंग द कोर्ट. वो कोर्ट जा सकते हैं. द कोर्ट हैज पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द लॉ. कोर्ट पे ये पावर होता है कि वो लॉ को मॉडिफाई करे, मतलब या तो उसको करेक्ट करे या लॉ को कैंसिल कर दे. इफ इट फाइंड्स दैट दे डू नॉट अडहेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो फाइंड करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा नहीं लेता तो वो उसको कैंसिल कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे रिसेंट का केस. एक बिल पास हुआ था, फार्म बिल पास बाय पार्लियामेंट वॉज रिपील्ड आफ्टर अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा एंड इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब जब आपका बिल पास कर गया था किसानों के लिए, तो उसमें क्या क्या हुआ था, फार्म बिल वर पास्ड 2020 में फार्म बिल पास किया गया था. इमीडिएटली आफ्टर फार्मर यूनियंस, उसी के तुरंत बाद जो फार्मर यूनियंस थे उन्होंने क्या करा, वो 1 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे. बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा उन्होंने. तो अब द गवर्नमेंट ट्राई टू निगोशिएट. गवर्नमेंट ने उसको निगोशिएट करने की हेल्प करी, मतलब लेन देन के, मतलब कुछ करके सुझा बुझा के उनको मनाने की कोशिश करी, पर वो लोग नहीं माने, प्रोटेस्ट करते रहे. फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज वाज स्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट. फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात लाई गई कि जो लॉ लाया गया है वो काफी ज्यादा बुरा बेकार है. तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 19 नवंबर 2021 में कि जो लॉ है हम वापस लेते हैं, फार्म बिल को वापस से कैंसिल कर देते हैं. The government held multiple rounds of talks with representatives of the protesting farmers and tried to underline the benefits that they offer to small farmers. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मल्टीपल राउंड्स रखे वो, ताकि वो जो फार्मर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बातचीत कर सकें और लॉ में जो छोटे मोटे किसानों के लिए फायदे हैं वो बता सकें. बट द प्रोटेस्टर्स रिमेन्ड adamant ऑन सीकिंग द रिपेल ऑफ ऑल 3 लॉज. लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे वो नहीं माने और वो चाहते थे कि जो तीनों के तीनों लॉ हैं वो वापस ले ली जाए. We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. हमें ये याद करने की जरूरत होगी कि जो हमारा रोल है बस वहीं खत्म नहीं होता कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया है, वोटिंग दे दी है. Rather, it is the end that we begin to use newspapers and the media of carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हमें जरूरत है तो जो हमारे चुने गए MPs हैं या MLAs हैं वो ठीक से हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Thus, what we should bear in mind is that it is extent involving an enthusiasm of people that helps parliament perform its representatives function properly. हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि जो भी काम हो रहे हैं वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं.